हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की हमारी चल रही है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इंसॉल्वेंसी तब होती है जब पार्टनरशिप फर्म या उसके पार्टनर्स अपने डेट्स को टाइम पे नहीं कर पाते। ये एक सीरियस सिचुएशन है जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। अगर एक इंडियन फर्म अपने सप्लायर्स के बिल पे नहीं कर पाती, दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब कॉजेज़ की बात करें, इंसॉल्वेंसी के कई कॉजेज़ हो सकते हैं। चलो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला, परसिस्टेंट बिजनेस लॉसेस। परसिस्टेंट बिजनेस लॉसेस का मतलब है जब फर्म लगातार लॉसेस फेस करती है जिससे पैसा खत्म हो जाता है। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तब होती है जब फर्म के फाइनेंसिस को ठीक से मैनेज नहीं किया जाता, जैसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस या बैड बजटिंग है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक, मार्केट डाउनटर्न्स की बात करें, एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स जैसे मार्केट डाउनटर्न्स या इकोनॉमिक क्राइसिस भी इंसॉल्वेंसी का कॉज बन सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में देखो, इंसॉल्वेंसी के दो मेन टाइप्स होते हैं। चलो इनको समझते हैं। ठीक है जी। इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स का मतलब है जब एक या ज़्यादा पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं लेकिन फर्म शायद कंटिन्यू कर सके। सेकेंड, इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म तब होती है जब फर्म की लाइबिलिटीज एसेट से ज़्यादा हो जाती हैं और ये डिसोल्यूशन का कॉज बनती हैं। ठीक है जी। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, गार्नर वर्सेस मूरे रूल। गार्नर वर्सेस मूरे रूल एक इंपॉर्टेंट रूल है जो तब अप्लाई होता है जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। ये बताता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंट कैसे हैंडल करना है। ठीक है जी। प्रिंसिपल की बात करें, इस रूल का प्रिंसिपल है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल डेफिशिएंसी यानी कमी सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने कैपिटल शेयरिंग रेशियो में बियर करते हैं। ठीक है जी, ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रोसेस की बात करें, इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। चलो स्टेप्स को देखते हैं जो पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है ताकि एसेट्स को बेचा जाए और लायबिलिटीज़ को सेटल किया जाए। ठीक है जी। फिर इनसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंट यानी कमी सॉल्वेंट पार्टनर्स के बीच एडजस्ट किया जाता है। अगर एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल से जैसे पार्टनर सी इंसॉल्वेंट है और उसका 10,000 का डेफिशिएंट है। ए और बी इसको कैपिटल रेशियो यानी 2:3 में शेयर करते हैं। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी, पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, पार्टनर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है जी। अब फॉर्म इंसॉल्वेंसी, जब पूरी फॉर्म इंसॉल्वेंट होती है तो एक अलग प्रोसेस फॉलो होता है। चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले फॉर्म के एसेट्स बेचे जाते हैं और लायबिलिटीज़ को जितना पॉसिबल हो उतना सेटल किया जाता है। जो डेट्स बचते हैं उनके लिए बैंक्रप्सी लॉस के अंदर लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, जैसे फर्म के एसेट्स 50,000 हैं और लायबिलिटीज 70,000 हैं तो शॉर्टफॉल जो 20,000 पार्टनर्स एग्रीमेंट के हिसाब से बियर करते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन था इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर वर्सेस फर्म का। जब एक इंडिविजुअल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट पार्टनर्स उसका डेफिशिएंट कवर कर सकते हैं और फर्म कंटिन्यू कर सकती है। फर्म की बात करें, जब पूरी फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो डिसोल्यूशन मैंडेटरी होता है और एसेट्स लीगल प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पहले क्रेडिटर्स फिर पार्टनर्स। ठीक है जी। अब एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन की से थोड़ा सा और समझते हैं। चलो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर सी ज्वाइन करता है, 50,000 कैश और 10,000 गुडविल के लिए लाता है और नया रेशियो 2:2:1 हो जाता है। मशीनरी का वैल्यू 1 लाख से 1.2 लाख हो जाता है। ठीक है जी। अब जर्नल एंट्रीज की बात करें, इस सिनेरियो के लिए जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं। चलो एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले नया पार्टनर सी 60,000 कैश लाता है यानी 50,000 कैपिटल प्लस 10,000 गुडविल, तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 60,000, सीज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000 क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000। ठीक है जी। गुडविल यानी 3:2 रेशियो में। अब मशीनरी का वैल्यू 1 लाख से 1.2 लाख हो जाता है तो प्रॉफिट 20,000 है। पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 20,000। फिर प्रॉफिट पुराने रेशियो यानी 3:2 में बांटा जाता है, जिसकी जो जर्नल होगी दैट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, टू एज कैपिटल अकाउंट 12,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 8,000। ठीक है जी, होप सो आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा। एक और सिनेरियो देखते हैं। फर्म में ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। फर्म डिसॉल्व होती है, एसेट्स 1 लाख यानी 90,000 में बेचते हैं और लायबिलिटीज़ 30,000 पे की जाती हैं। अब इसकी जर्नल एंट्रीज को हम समझें। इस डिसोल्यूशन के लिए जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं, इनको अब देखते हैं। एसेट्स को बुक वैल्यू यानी 1 लाख पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एसेट्स अकाउंट 1 लाख। ठीक है जी, एसेट्स 90,000 में बेचे जाते हैं तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 90,000, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 90,000। एसेट्स का बुक वैल्यू 1 लाख था लेकिन 90,000 में बेचे तो 10,000 का लॉस हुआ। ये लॉस 1:1 रेशियो में बांटा जाता है, जिसकी जर्नल होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू ईज कैपिटल अकाउंट 5,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है जी, लाइबिलिटीज 30,000 पे की जाती हैं तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000। ठीक है जी, अब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसकी जर्नल एंट्री यानी बाकी जो कैश 90,000 पार्टनर के बीच फाइनल कैपिटल बैलेंसेस के हिसाब से बांटा जाता है, उसकी होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 टू कैश अकाउंट 90,000। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर गुडविल का। देखो, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो बिजनेस की रेप्यूटेशन, कस्टमर की लॉयल्टी और ब्रांड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। गुडविल फर्म को टेंजिबल एसेट जैसे मशीनरी से ज़्यादा वैल्यू देता है। गुडविल तब होता है जब फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या एक्सेस प्रॉफिट्स अर्न करती है। ठीक है जी, पार्टनरशिप में गुडविल तब होता है जब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करती है। नॉर्मल प्रॉफिट वो मिनिमम प्रॉफिट है जो पार्टनर्स उनके इन्वेस्टमेंट से सेटिस्फाइड रहता है। अगर फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है तो पार्टनर्स को फेयर रिटर्न मिलता है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता जो गुडविल से रिलेटेड हो। इसीलिए पार्टनरशिप में अगर फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो ये सही है कि उसका कोई गुडविल नहीं होता। गुडविल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड होता है और अगर फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो गुडविल नहीं होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन था स्मॉल कंपनी के रिलेटेड। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक स्मॉल कंपनी वो होती है जो पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और नेटवर्थ के स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करती है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन कुछ टाइप की कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाती, चाहे वो साइज में छोटी ही क्यों ना हो। चलो देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज एक्सक्लूडेड हैं। होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं माना जाता क्योंकि ये बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स का पार्ट होती है। सेक्शन 8 कंपनीज जो चैरिटेबल या नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनती हैं स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती। जो कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट किसी स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्न होती हैं जैसे बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनी, वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। 1% कंपनी स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया मीट करती है तो स्मॉल कंपनी बन सकती है। इसीलिए ओपीसी स्मॉल कंपनीज बन सकती हैं अगर वो क्राइटेरिया मीट करती हैं। ठीक है जी, ये पूछा जा गया था। सेक्शन 319 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनीज के अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की ब्रांच है जो कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रिपेयर, एनालाइज और रिपोर्ट करने से डील करती है, खासकर जो कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी एंट्रीज के रूप में इनकॉर्पोरेटेड है, जैसे प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ये कंपनीज के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। ठीक है जी, इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जैसे शेयर इशुएंस यानी शेयर इशू करना, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स या रीऑर्गेनाइजेशंस आगे, और लिक्विडेशन यानी कंपनी बंद होने के अकाउंट्स को रिकॉर्ड और मैनेज किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो और स्टेक होल्डर जैसे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वाइड है, अगर इसको समझे चलो इसमें मेन पॉइंट्स एक एक करके देखते हैं। शेयर कैपिटल मैनेजमेंट, इसका मतलब है शेयर्स की इशुएंस, फॉरफीचर यानी जब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता तो शेयर कैंसिल होते हैं, और री इशू यानी कैंसल्ड शेयर्स को दोबारा इशू करना, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाते हैं। कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में मर्जर्स यानी दो कंपनीज का एक होना, एक्विजन्स यानी एक कंपनी दूसरी को खरीदती है, और रिकंस्ट्रक्शन यानी कंपनी का स्ट्रक्चर बदलना, इन सब के अकाउंट्स हैंडल किए जाते हैं। लिक्विडेशन का मतलब है जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या बंद होती है तो उसके वाइंड अप प्रोसेस के अकाउंट्स मैनेज करना। ठीक है जी। कंप्लाइंस की बात करें, कंप्लाइंस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे गैप, आईएफएस और लोकल लॉस, यानी इंडिया में जो कंपनी एक्ट 2013 है उसको फॉलो करना। ये इंश्योर करता है कि कंपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। ठीक है जी। इंडस्ट्रीज अपने अकाउंट्स को लाइक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाती हैं, जो इंडिया का वर्जन है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें, कॉरपोरेट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कई रीजंस हैं। अब इनको समझते हैं। देखो, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और रेगुलेटर्स के लिए एक्यूरेट और क्लियर रिपोर्टिंग हो। डिसीजन मेकिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा देती है जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन जैसे मर्जर्स या एक्सपेंशंस के लिए हेल्प करता है। कंप्लाइंस की बात करें, कंप्लाइंस इंश्योर करता है कि लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरे हों ताकि पेनल्टी से बचा जाए। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है जो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मर्जर के टाइम एक्यूरेट अकाउंटिंग फेयर वैल्यूएशन और स्टेक होल्डर ट्रस्ट को इंश्योर करती है। अब एक क्वेश्चन है लीगल और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। देखो, लीगल फ्रेमवर्क का मतलब है कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग का कॉरपोरेट लॉस जैसे कंपनी एक्ट 2013 इंडिया में या सरबेन्स ऑक्सले एक्ट यूएस में और सिक्योरिटीज रेगुलेशन गवर्न करते हैं। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में गैप या आईएफएस के प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे एक्रूअल लाइक जब रेवेन्यू जब अर्न होता है तब रिकॉर्ड होगा, कंसिस्टेंसी सेम मेथड्स को हर साल फॉलो करना, और फुल डिस्क्लोजर सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। अब की डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कॉरपोरेट अकाउंटिंग में कुछ की डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट यानी शेयर्स का रिकॉर्ड हो गया, डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर्स के रिकॉर्ड हो गए, और लिक्विडेशन अकाउंट यानी डिसोल्यूशन के अकाउंट्स हो गए। ठीक है जी। होप सो आपको जितना करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको करवाया जाएगा अलॉन्ग विद ऑल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।